स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा भू आबद्ध देश है। 2. दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। 3. उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से लगती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भूटान के 5वें राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि भूटान पूर्वी हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित भू आबद्ध यानी भूमि से घिरा देश है, इसलिए कथन 1 सही है। दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है, इसलिए कथन 2 भी सही है। जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत, चीन से लगती हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 46,500 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के हरियाणा के क्षेत्रफल से थोड़ा सा अधिक और पंजाब के क्षेत्रफल से थोड़ा सा कम है। इसकी सीमा भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। हाल ही में खबरों में रहा नेमास्पिस रशीदी क्या है? विकल्प है उत्तर पूर्व में खोजी गई एक पुष्प प्रजाति, पश्चिम घाट में खोजी गई एक गेको प्रजाति, उत्तराखंड राज्य में खोजी गई एक वृक्ष प्रजाति, ओडिशा के जंगलों में खोजी गई एक सर्प प्रजाति। सही उत्तर है विकल्प बी, पश्चिमी घाट में खोजी गई एक गेको प्रजाति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में तमिलनाडु के राजपालयम के पास पश्चिमी घाट में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह राजपालयम के पास कोटामलाई एस्टेट में 1245 मीटर की ऊंचाई पर पाई गई है। गेको की इस प्रजाति का नाम नेमास्पिस रशीदी रखा गया है। दरअसल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी महाराष्ट्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अमित सैयद ने इस प्रजाति का नाम अपने पिता प्रोफेसर राशिद सैयद के नाम पर रखा है। इसकी पीठ पर पीले, सफेद और काले रंग का एक पैटर्न दिखाई देता है। यह पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। बता दें कि अब तक गेको की 93 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है और यह 94वीं प्रजाति है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है। यह वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा का भी प्रावधान करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि केंद्र सरकार के 2 प्रमुख ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में खराब प्रगति देखी गई है। इन 2 योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख मिशन है। इसे 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। PMAY का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका प्राथमिक ध्यान आवास पर है, स्वास्थ्य देखभाल पर नहीं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह योजना मुफ्त शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं करती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। बी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना। सी, वैश्विक वित्तीय बाजारों को विनियमित करना। या डी, दुनिया भर में निष्पक्ष कराधान प्रथाओं को सुनिश्चित करना। सही उत्तर है विकल्प बी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक हिंसक चरमपंथी संगठन ने
QR कोड और अकाउंट डिटेल को प्रसारित कर ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क के माध्यम से बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा किया है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी नीतियों एवं कार्यों को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न देशों को अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद रोधी वित्त पोषण प्रयासों को मजबूत करने में मदद करने के लिए सिफारिशें और दिशा निर्देश जारी करता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सूडान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प है, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी खार्तूम है, इसकी जलवायु मुख्यतः शुष्क है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सूडान में हुए एक ब्लास्ट में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से इस देश में हिंसा का माहौल चल रहा है। बता दें कि सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने से पहले यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। अब यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी खार्तूम है, जहां ब्लू नाइल व्हाइट नाइल में मिलकर नील नदी बनाती है, इसलिए कथन 2 सही है। सूडान की सीमा 7 देशों से लगती है: मिस्र, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया। साथ ही सूडान की सीमा उत्तर पूर्व में लाल सागर से भी मिलती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग तक पहुंच प्रदान करती है। इसकी जलवायु मुख्य रूप से शुष्क है, इसके अधिकांश क्षेत्रों में रेगिस्तान फैला हुआ है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC एक है। विकल्प है संवैधानिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, वैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प सी वैधानिक निकाय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग में देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। यह एक उच्च प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय है जो दर्ज की गई शिकायतों की जांच करता है और उनका निराकरण करता है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 2, इसका प्राथमिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 3, यह सरकारों और प्रवासियों को प्रवासन से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM ने कानूनी पहचान के बिना रह रहे 1 अरब लोगों की दुर्दशा को संबोधित करने के लिए विभिन्न देशों की एक बैठक बुलाई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका प्राथमिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से प्रवास संबंधी मुद्दों से संबंधित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह सरकारों और प्रवासियों को प्रवासन से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ओडोनाटा शब्द का उल्लेख किया गया है? विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण, क्रिप्टो करेंसी विनियम। सही उत्तर है विकल्प सी वन्य जीव संरक्षण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हुए एक सर्वेक्षण में 50 ओडोनाटा प्रजातियों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि ओडोनाटा एक वर्गीकरण क्रम को संदर्भित करता है जिसमें ड्रैगन फ्लाइज और डैम फ्लाइज शामिल है।
ये कीड़े अपनी अद्वितीय उड़ान क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े होते हैं। इन कीड़ों को अक्सर जलीय पर्यावरण के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ओडोनाटा से संबंधित संरक्षण प्रयास जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु परीक्षणों को रोकना है। 2. सभी परमाणु सशस्त्र देशों द्वारा इसे पूरी तरह से लागू किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और सैन्य दोनों देशों के लिए सभी परमाणु परीक्षणों को रोकना है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को रद्द कर दिया। बता दें कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT दुनिया में कहीं भी सभी परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि है। इसे 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है क्योंकि सभी परमाणु सशस्त्र देशों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे कुछ प्रमुख परमाणु सशस्त्र देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया इनकोर सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? विकल्प है नीति आयोग, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है विकल्प डी, भारत निर्वाचन आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और चुनाव के संपूर्ण प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर इनकोर डिजाइन किया है। एनकोर का पूरा नाम इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट है। यह रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों के नामांकन, हलफनामे, मतदाता मतदान, गिनती, परिणाम और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए एक निर्बाध सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत इनकोर काउंटिंग एप्लीकेशन एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है जिसे रिटर्निंग अधिकारियों हेतु डाले गए वोटों को डिजिटाइज करने, राउंड वॉर डेटा को सारणीबद्ध करने और फिर गिनती की रिपोर्ट निकालने के लिए बनाया गया है। वहीं इनकोर स्क्रूटनी एप्लीकेशन नामक एक अन्य एप्लीकेशन रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने की अनुमति देता है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? विकल्प है कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।